उत्तर प्रदेश की जो नई औद्योगिक नीति है किस वर्ष बनी गई और उसकी क्या उपलब्धियां हैं? अनुपातिक चुनावी पद्धति क्या है? आप उत्तर प्रदेश में मुझे कोई 3 ऐसी लोकेशंस बताइए जो टूरिज्म के हिसाब से अभी उतनी डेवलप नहीं हो पाई हैं या अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में हैं बट उनमें पोटेंशियल है। मिशन शक्ति योजना कब शुरू हुई और क्या किया जाता है इसके तहत? गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए? कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए प्रीति। थैंक यू सर। परिचय दीजिए अपना। सर मैं बरेली ज़िले के आंवला तहसील के रामनगर अहे क्षेत्र गांव की रहने वाली हूं। मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बरेली से। मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से। और सर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से। और अभी सर मैं बीएड के एग्ज़ाम्स अभी दिए हुए हैं। और सर मेरी हॉबी पेंटिंग और अपसाइक्लिंग है। काफी पढ़ाई की है आपने। जी सर। अभी तक दिल भरा कि नहीं पढ़ने से? नहीं। तो आपको अभी भी दिल नहीं भरा है? नहीं सर। तो आपको तो अध्ययन अध्यापन के पेशे में जाना चाहिए। प्रशासक क्यों बनना चाहती हैं? सर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर मुझे समाज में समाज के विकास के लिए कुछ योगदान देना होगा तो ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर डाइवर्सिटी मिलती है और सर डिसीजन मेकिंग जो है वो ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से होगी। ये सब तो सब रटा रटा उत्तर है, कुछ अपना बताइए। सर वही, अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी जाऊंगी तो मैं केवल उसी क्षेत्र के केवल जिस स्कूल में रहूंगी उसी क्षेत्र में मैं शिक्षा के लिए कार्य कर पाऊंगी। और अगर मैं सिविल सर्विसेज में रहूंगी तो मैं उस क्षेत्र के जितने भी स्कूल्स होंगे, विद्यालय होंगे, उनके लिए भी कार्य कर पाऊंगी। लेकिन आप ये तो सोचिए कि शिक्षिका बनिएगा तो सैकड़ों प्रशासकों को, आप विद्यार्थियों को प्रशासक बनाइएगा। अकेले प्रशासक कितना काम करेगा? सर मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अभी तो मतलब उसी क्षेत्र में ज़्यादा मेरी रुचि भी उसी क्षेत्र में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या आपकी पहली वरीयता है, सिविल प्रशासन या पुलिस प्रशासन? सर सिविल प्रशासन। पुलिस प्रशासन किस वरीयता क्रम में है? सेकंड में। सेकंड में। मान लीजिए आप डीएसपी ही चुन ली गई। जी सर। और आपको बरेली में ही पोस्टिंग मिल गई। जी सर। तो क्या वरीयताएं वहाँ होंगी कार्य के लिए? सर क्योंकि महिलाओं की सेफ्टी से संबंधित जो भी वहाँ पे होंगी दिक्कतें, उनके लिए मैं कार्य करने का प्रयास करूँगी। क्या करेंगी? सर जैसे कि अभी उच्च शिक्षा संस्थान में महिलाओं का जो नामांकन दर है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह सर ये भी है कि सेफ्टी का पर्पज़ रहता है महिलाओं के लिए। तो सेफ्टी के लिए क्या करेंगे? सर सेफ्टी के लिए जैसे सरकार द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँगी। कौन कौन सी योजनाएं हैं? सर जैसे मिशन शक्ति योजना है और उसमें सर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करूँगी। मिशन शक्ति योजना कब शुरू हुई और क्या किया जाता है इसके तहत? सर मिशन शक्ति योजना सन मैं अभी मतलब ईयर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसके तहत सर सशक्तिकरण का कार्य किया जाता है जिसमें महिलाओं को मतलब उनको रोजगार के लिए या फिर जिस तरीके की उनकी वो होती हैं मतलब कार्य करने के लिए तो आप तो सेफ्टी बता रहे थे ना कि सेफ्टी। जी सर, दूसरा जो चरण है उसका सेफ्टी और सुरक्षा से संबंधित है जिसमें कार्य करने का मैं प्रयास करूंगी। अच्छा, तो एक तो हो गया ये वाला। दूसरा कार्यक्रम कौन सा है? सर दूसरा कार्यक्रम जो है मतलब पुलिस प्रशासन में, उसमें महिलाओं के लिए ही सेफ्टी का सर अभी। तो सेफ्टी तो आपने सुनिश्चित कर दिया, और कुछ करेंगे खाली सेफ्टी करके बैठ जाएंगे? नहीं सर, उसमें मैं ये भी देखूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। पुरुषों की सेफ्टी के लिए कुछ करेंगी? बालकों की सेफ्टी के लिए, मान लीजिए पुरुष बच्चा है 5 साल का, तो आप तो खाली महिला सुरक्षा की जवाबदेही ले रही हैं। नहीं सर, मैं सभी की सुरक्षा के लिए ही कार्य करूंगी। मैं लॉ ऑर्डर मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, लॉ ऑर्डर करेंगे। और क्या करेंगे? सर उसके अलावा सर जैसे दहेज जो है, दहेज का जो है उसको भी मैं उसमें भी कार्य करने का प्रयास करूंगी ताकि जो दहेज प्रथा से। वो कैसे करेंगे? मान लीजिए पारिवारिक प्रताड़ना दहेज की वजह से होती है जी, ये भारतीय समाज की सच्चाई है जी, तो इसके मूल कारण क्या है? कारण को समझे बिना तो आप समाधान कर नहीं पाएंगे। क्या मूल कारण है? सर मूल कारण यही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं है।
उनको भी अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में वो जागरूक नहीं है। अगर वो जागरूक होंगी तो उन्हें भी अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, तो वहाँ से अगर सशक्तिकरण होता है तो कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगी। अच्छा, आपने समाजशास्त्र पढ़ा है? जी सर। तो आपने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में भी पढ़ा होगा? जी सर। ये कानून कब बनाया संसद ने? सर अभी मैं सन नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। अच्छा, ये होता है कि विवाह के अवसर पर जी सर, लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ही वर वधू को उपहार देते हैं। किस परिस्थिति में उस उपहार को दहेज माना जाता है? सर अगर वो उपहार है जो वधू की तरफ से और वर की तरफ से दोनों की तरफ से म्यूचुअली लिया जा रहा है तो वो दहेज में नहीं होता है। लेकिन अगर उसको एक डिमांड के तौर पर किया जाता है वर की तरफ से कि हमें इतना चाहिए ही, तो वो दहेज के उसमें आता है। अच्छा, विवाह की शर्त के रूप में अगर मांगा जाए जी तो? सर। अच्छा, कंडीशन हो उसमें। जी सर। ठीक है, तो कैसे साबित करेंगे? आप मान लीजिए डीएसपी हैं, आप मौके पे पहुंच गई और आप देख रही हैं कि वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को एक नई कार दी जा रही है, बहुत सारे गहने दिए जा रहे हैं, तो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे, प्रमाण कैसे इकट्ठे करेंगे कि ये मांगा गया इसलिए दिया गया? सर मैं पहले उसके बारे में मतलब लोगों से, आसपास के लोगों से भी पता करने की कोशिश करूंगी। जब तक वधू पक्ष शिकायत नहीं करे तब तक तो बड़ा मुश्किल है इसको साबित करना। जी सर, हाँ मुश्किल है, लेकिन उसके लिए सर मुझे लगता है पहले समाज को भी थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है, या मतलब वधू पक्ष के लिए भी ऐसा आवश्यक होना चाहिए कि वो जागरूक हों कि उन्हें ये, क्योंकि ये अभी क्या ये हो सकता है कि लड़कियों को समझाया जाए कि भाई साहब जो दहेज मांगे उस लड़के से शादी ही करने से मना कर दो? सर ये बहुत अच्छा तरीका होगा अगर लड़कियां इस तरीके से समझ जाएं तो। लेकिन मान लीजिए उसमें जो चतुर लड़की होगी वो तैयार हो जाएगी। सर किस चीज़ के लिए? मान लीजिए कोई लड़का एसडीएम बना हुआ है और एक सिद्धांतवादी लड़की ने मना कर दिया कि दहेज मांग रहा है, इससे शादी नहीं करेंगे। जी सर। और कोई दूसरी जो व्यवहार पर लड़की है वो कहेगी नहीं ठीक है, अगर दहेज दे के अगर ये प्राप्त हो जाए तो शादी कर ही लेते हैं। तो सर वही, अगर इस तरीके से एक महिला करती है तो मुझे लगता है सर इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय समाज में महिलाएं ही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है? जी सर, ऐसी मान्यता है। दो तर्क दीजिए इस मान्यता के पक्ष में। सर जैसे कि अगर वही घर में अगर बहू आती है तो उसके साथ बिहेव थोड़ा अलग होता है, और अगर कहीं बेटी होती है वही तो उसके साथ थोड़ा सा बिहेव अलग होता है। और इसके अलावा सर उसमें भी दहेज का आ जाता है कि कभी कभी ऐसा समाज में देखा गया है कि अगर दहेज नहीं मिलता है या कम मिलता है तो मतलब उनके ही परिवार के लोगों के साथ इस तरीके की बात कही जाती है या व्यवहार किया जाता है। सर थैंक यू सर। प्रीति, आप मुझे ये बताइए, आपने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में सुना है? जी सर। बताइए क्या है ये इंडेक्स? सर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये है कि जापान, मतलब इसमें फर्स्ट नंबर पे अभी जापान है। एक कोई भी देश दूसरे देशों को किस तरीके से छूट देता है या किस तरीके की सुविधाएं होती हैं और देशों के वहाँ पर पासपोर्ट के लगने की, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे सर अभी जापान है। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट इंडेक्स आया है हेनली पासपोर्ट का, उसमें भारत की क्या पोजीशन है? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, सॉरी। ठीक है, कोई बात। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में पढ़ा है आपने? जी सर। बताइए इस मिशन के बारे में। सर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे यहाँ पर हम भारत में ही उसका उत्पादन कर सकेंगे। कुछ स्कीम्स हैं जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पार्ट हैं, उन स्कीम्स के नाम बता पाएंगे आप? सॉरी सर, ठीक है। 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में सुना है? नहीं सर, सॉरी सर। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में पढ़ा है आपने? जी सर। क्या है वो कॉन्फ्लिक्ट? सर वो एक धार्मिक स्थल के उस पे है कि वहाँ पर एक जेरूसलम है जहाँ पर अलग सा मस्जिद है जो एक समुदाय के लिए एक धार्मिक स्थल है। तो दोनों जो समुदाय हैं, फिलिस्तीन और इजराइल, वो दोनों ही धार्मिक उसको अपना धार्मिक स्थल मानते हैं। और हाल फिलहाल में वहाँ पर इजराइल का थोड़ा ज़्यादा कब्जा नहीं सर, थोड़ा सा ज़्यादा इंटरफेरेंस देखा गया। आप मुझे ये बताइए भारत का क्या स्टैंड है इस कॉन्फ्लिक्ट पे? सर भारत का अभी न्यूट्रल स्टैंड है। बाकी भारत यही कोशिश कर रहा है कि जो युद्ध है, मतलब जो वॉर है, वो नहीं हो। आप मुझे ये बताइए अपसाइक्लिंग से हम क्या समझते हैं? सर अपसाइक्लिंग में कोई प्रोडक्ट जो है उसको हम और मॉडरेट करके थोड़ा और डेकोरेटिव वे में हम कर सकते हैं या उसको यूज़ में ला सकते हैं।
तो ये कोई एग्जिस्टिंग फंक्शनल प्रोडक्ट होता है या डिस्कार्डेड प्रोडक्ट होता है जिससे हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी होता है और डिस्कार्डेड प्रोडक्ट भी होता है। उसको हम मतलब किस तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं या यूज़ में ले रहे हैं वो उसके ऊपर रहता है। अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये रिसाइकलिंग से कैसे अलग है? सर रिसाइकलिंग बेसिकली एक प्रोडक्ट है जिसको फिर से ज़ीरो लेवल पे लाकर और उसके बाद उसको दोबारा से रीयूज़ किया जाता है, जबकि अपसाइक्लिंग में कोई प्रोडक्ट को दोबारा से ज़ीरो लेवल पे नहीं लाया जाता। वो प्रोडक्ट जिस मतलब कंडीशन में है उसी प्रोडक्ट को मॉडरेट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में मुझे कोई 3 ऐसी लोकेशंस बताइए जो टूरिज़्म के हिसाब से अभी उतनी डेवलप नहीं हो पाई हैं या अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में हैं बट उनमें पोटेंशियल है। सर एक तो मैं अपने ही क्षेत्र का नाम लूँगी, अहिक्षेत्र रामनगर। वहाँ पर क्योंकि द्रौपदी का किला है और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी फेमस है, लेकिन उसके बाद भी उसका कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। और दूसरा सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं? एक दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, उत्तर प्रदेश में अभी कितने फंक्शनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? सर अभी मतलब अभी टोटल 6 हैं, लेकिन शायद मुझे जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ शायद 4 जो हैं वो फंक्शनल एयरपोर्ट है नेशनल और 2 प्रस्तावित हैं। हाँ 2 अभी। एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके सर। थैंक यू। प्रीति, जी सर। प्रीति मुझे ये बताएं कि आपको अब साइकिलिंग का तो शौक है। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि पॉलिटिकल प्रोसेस की अपसाइक्लिंग करनी है आपको, पॉलिटिकल प्रोसेस, द होल पॉलिटिकल प्रोसेस, एंड स्पेसिफिकली अगर आपको उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल अपसाइक्लिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? सर सॉरी मैं क्वेश्चन समझ नहीं कहने का मतलब है यदि राजनीतिक व्यवस्था दूषित है, अगर आपको इसको इसका निर्माण करना है, कैसे करेंगे? और कौन कौन से अवयव या तत्व हैं या कारक हैं जिनको आपको लगता है कि इस राजनीतिक संरचना में दोबारा से व्यवस्थित करके इसको एक अच्छे स्वरूप में लेकर आना है, तो वो आपकी अपसाइक्लिंग जो हैबिट है या हॉबी है वो कैसे इस पे वर्कआउट करेगी? सर मुझे जो पहला जो मुद्दा आप प्रश्न समझ पाए? जी सर। ठीक है सर, मुझे पहला मुद्दा जो लगता है क्योंकि इसमें एडीआर की रिपोर्ट जो आई थी उसके अकॉर्डिंग जो सदस्य हैं मतलब उसमें सर जो आपराधिक मामले हैं मतलब अपराधी, यानी पहला जो एरिया आपने आइडेंटिफाई किया अपराधियों का राजनीतिकरण। जी सर, अपराधियों का राजनीतिकरण, उसमें मैं ये कोशिश करूंगी कि जो चुनाव आयोग है वो उस चीज़ को थोड़ा सा और ध्यान दे और अपराधी जो हैं उनका। लेकिन इसके लिए हमारे पास व्यवस्था है, अलग से एमपी एमएलए कोर्ट्स हैं जो कि त्वरित इन केसेस के न्याय के लिए गठित किए गए हैं। जी सर। वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन सर चुनाव के टाइम पे जो नामांकन होता है उस समय पे मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं हो पाता है। चलिए तो आपने ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सर नेक्स्ट अभी मैं रिकॉल। क्या चुनावी प्रक्रिया में ही कोई दोष है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं? सर चुनावी भारत में चुनाव की पद्धति क्या है? सर चुनाव की पद्धति के लिए देश में चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। सॉरी सर। इलेक्टोरल प्रोसेस में हम चुनाव कैसे करते हैं? उसे 2 तरीके हैं मुख्य तौर पे जाने जाते हैं जी। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? सॉरी सर। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके। अनुपातिक चुनावी पद्धति क्या है? ओके ठीक है। मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो गिग इकोनॉमी है जी, इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या नियम या उपनियम बनाए हैं? गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए आपको जो है सरकार ने क्या कदम उठाए? सर गिग वर्कर के लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना है, वो केंद्र सरकार की होगी। सीएम स्वरोजगार योजना है जो मतलब रोजगार के लिए काम करेगी। उसके अलावा सर ओडीओपी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। इसमें गिग इकोनॉमी क्या होती है? गिग इकोनॉमी सर वो होती है जिसमें जो गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सर सॉरी सर, कोई बात नहीं। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में विमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1551। श्योर? सॉरी सर, ये शायद किसान का है, सॉरी। मुझे ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? सॉरी सर, कॉल नहीं कर पा रही। इसका संगठन कैसे होता है? इसमें जो सदस्य होते हैं कितनी संख्या में होते हैं? सर मैं जितना मतलब अभी रिकॉल कर पा रही हूँ वो शायद 3 सदस्य होते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? सॉरी सर।
उत्तर प्रदेश में महिला प्रतिनिधि कितने हैं विधानसभा में? 47। 47। जी तो ये कितना प्रतिशत हुआ कुल संख्या के? सर 15% से कम। 15% से कम। जी 47 कभी कैलकुलेट। आप बरेली क्षेत्र से आती हैं? जी सर। आपने कहा अहिछत्र से आती हैं? जी सर। ये एक पुराना परम नाम था जो कि षोडश महाजनपदों की श्रृंखला में जी सर था। अन्य कौन कौन से उत्तर प्रदेश में षोडश महाजनपद में जनपदों का उल्लेख मिलता है? सर 8 महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं, और एक तो अहिक्षेत्र है, और मतलब जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। अभी उसका नाम नहीं रिकॉल कर पा रही सर। बाकी अहिक्षेत्र के अतिरिक्त आपको कोई जानकारी नहीं है? आपने बीएड किया है? जी सर। मुझे बताएं कि भारत में एक समस्या है अनएम्प्लॉयबिलिटी की। शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। आपने कहा कि महिलाओं का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो भी उच्च शिक्षा में तो ठीक है, बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन प्राथमिक पे देखें और मध्यम स्तर पे देखें तो थोड़ा अनुपात में कम दिखता है। जी सर। लेकिन एक समस्या अनएम्प्लॉयबिलिटी की भी है, यानी आप शिक्षित काफ़ी हो गए और आपको पढ़ने का काफ़ी शौक है, जी आप सर। शिक्षित हो गए, लेकिन समस्या ये है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी है। जी इसको सर। कैसे दूर करेंगे? सर अभी सरकार कार्य कर रही है उसके लिए, प्राइवेट उस पर भी कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई स्किल अपस्किलिंग के लिए कोई कार्यक्रम चलाया है? सर जी सर, उसके लिए भी कौशल विकास योजना है सर, प्रदेश सरकार की भी। और सर अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। जी ठीक। प्रीति, आपके जिले में ओडीओपी के तहत किस वस्तु को वरीयता दी जा रही है, प्रोत्साहन किया जा रहा है? सर जरी जरदोजी। क्या होता है जरी जरदोजी? सर ये कपड़े पर या मतलब साड़ी पे सितारों से कढ़ाई की जाती है, हाथ से ही की जाती है सर। अच्छा, जरी जरदोजी के लिए बरेली जिले के अलावा अन्य किन जिलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? सर लखनऊ है इसके अलावा, और सर शायद बनारस में भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है उसके लिए। ओके। उत्तर प्रदेश की जो नई औद्योगिक नीति है किस वर्ष बनी गई और उसकी क्या उपलब्धियां हैं? सर सॉरी अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी लगभग कितना है? सर अभी जो आंकड़ा है वो अभी नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन उसका जीएसडीपी का जो योगदान है देश की जीडीपी में वो सर 9% है। 9%। तो देश का जीडीपी कितना है? सर अभी नहीं। अच्छा, यूपी सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि यूपी के जीएसडीपी को $1 ट्रिलियन बना देना है। जी सर। तो $1 ट्रिलियन बनाने के लिए कितना परसेंट ग्रोथ किया जाएगा तो 1 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे? सर सॉरी अभी आंकड़ा नहीं। अच्छा, आपको ये ठीक लग रहा है कि भारत सरकार हो या यूपी सरकार हो, एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करती है और दूसरी तरफ अपने ही जीडीपी का आकलन अपनी ही मुद्रा में पेश नहीं करती? हमारी जीडीपी का आकलन तो रुपया में पेश होना चाहिए। जी सर। हम एक अमेरिकी मुद्रा का उपयोग अपने जनमानस में क्यों लोकप्रिय बना रहे हैं? सर क्योंकि हम अभी वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग ही सर जो है मुद्रा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्य तो हम रुपये में बना सकते हैं। जी सर बना सकते हैं। नहीं कर सकते? बना सकते हैं सर। डॉलर में लक्ष्य बनाने की क्या मान सकता है? आम जनता तो डॉलर का इस्तेमाल करती नहीं है। जी सर। तो आम जनता से तो कोई उसका सरोकार भी नहीं है। आपको लगता है कि ये सरकार को कुछ इसमें सुधार कर लेना चाहिए? जी सर मुझे लगता है कि सुधार करना चाहिए। अच्छा, ये आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी चलाई है, क्या नाम है उसका? सर अभी नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। कब शुरू किया है? ये शायद सर एक साल 2021 या 22 में किया है सर। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है, आपने चूँकि बीएड किया है तो ये बताएं कि नई शिक्षा नीति में 3 अच्छी बातें क्या हैं और 2 कमज़ोर बातें क्या हैं? सर नई शिक्षा नीति में एक उच्च शिक्षा दर की नामांकन दर बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लक्ष्य रखा है 2037 तक 50% उच्च शिक्षा दर नामांकन दर बढ़ाना है। और इसके अलावा सर उसका जो मतलब बेसिक जो शिक्षा है वो लोकल लैंग्वेज में होगी, मातृभाषा में होगी, वो एक अच्छा पॉइंट है। और सर व्यावसायिक शिक्षा को उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, ये अच्छे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कमज़ोर बिंदु क्या है उसके? सर कमज़ोर बिंदु में ये है कि अभी जो शिक्षक और छात्र का जो वो रेशियो है वो अभी इतना ठीक नहीं है, तो उसके लिए कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं उसमें दिखाया है। और सर उसके अलावा एक ही कमज़ोर बिंदु नज़र आ रहे हैं?
सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए ठीक है प्रीति, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। आ जाइए प्रीति, बैठिए। थैंक यू सर। पीछे आपने बताया नहीं कि ये आयोग में आप पहले गई हैं कि नहीं इंटरव्यू के लिए? सर इंटरव्यू मेरा फर्स्ट है। पहला भी है। और ओवरऑल अटेम्प्ट यूपी में कौन सा है ये? सर ये 5th है। 5वां अटेम्प्ट है। तो अभी तक क्या पीटी नहीं हो पा रहा था? पीटी नहीं हो पा रहा था सर, ये फर्स्ट मेंस है। पहली बार मेंस लिखा और पहली बार इंटरव्यू में आ गया। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके परिचय में जहाँ के सवाल बन सकते हैं। हालांकि बहुत सारी डिटेल्स उनके पास नहीं पहुँचती, लेकिन इत्तेफाक से 26 जनवरी आपका जन्मदिन है, गणतंत्र दिवस, और वो ऑस्ट्रेलिया का स्वतंत्रता दिवस भी है, इंडिपेंडेंस डे भी ऑस्ट्रेलिया का, और हमारा रिपब्लिक डे है जी। अगर कहीं परिचय में ये बात उनको जाहिर हो गई तो उधर से सवाल आ सकते हैं। 9 जनवरी को इंटरव्यू हो, बताना ही उनको नहीं पड़ेगा कि भाई प्रवासी भारतीय दिवस है, गांधी जी आ गए थे, ये सब जानकारी आपको होगी। जी सर। उधर सवाल जा सकते हैं। पढ़ाई आपने नाना प्रकार के विषयों की है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है। हाँ सर, यस सर। और फिर बीटेक भी किया है। जी सर। 2014 में। फिर आपने विराम ले लिया, 6 साल के बाद एमए पूरा हुआ, तो माना जाए कि 18 में एमए में दाखिला लिया होगा। जी सर। तो 14 से 18 4 साल गैप है, उसमें क्या किया, ये प्रश्न बन सकता है। जी सर। अपने बचाव की तैयारी करिएगा। लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी आपने कहा कि जाके विमेन सेफ्टी पे काम करूंगी, पहले तो आप ही की सेफ्टी पे सवाल उठेगा कि आयोग आक्रामक मुद्रा में सवाल पूछ सकता है। क्या व्याख्या देंगी, क्यों बीच में गैप रहा? सर क्योंकि मैं पेंटिंग को अपनी मतलब मेरी हॉबी है पेंटिंग, उसमें करियर को चूज़ कर रही थी। तो उसमें सर मैंने निफ्ट में भी एंट्रेंस दिया था, उसमें मेरी ऑल AIR 52 आई थी, ऑल ओवर इंडिया रैंक। लेकिन सर मेरा उसमें मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगा मेरा करियर या वो है उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो मूड चेंज हो गया। जी सर, वहाँ पर मूड चेंज हुआ, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। इनडिसाइसिवनेस का संकेत मिलता है कि आप निर्णय लेने में भ्रमित रहती हैं। कभी दिल की इंजीनियरिंग पढ़ लें तो आपने पढ़ लिया, वो सर 10th के बाद है तो वो थोड़ा मतलब लोग नहीं, वो ठीक है। तो बीटेक भी तो किया, 3 साल डिप्लोमा करा, फिर 3 साल बीटेक भी किया, 6 साल पढ़ा, फिर लगा कि नहीं इसमें दिल मेरा नहीं लग रहा है तो छोड़ दिया। फिर निफ्ट क्लियर किया, उसमें लगा पेंटिंग में दिल नहीं लग रहा है, छोड़ दिया। एमए किया 2020 में। एमए के बाद आपने GRF वगैरह के एग्जाम शायद नहीं दिया? नहीं सर। एमए आदमी करता है जनरली अध्यापन के पेशे में जाने के लिए, टीचिंग जॉब में जाने के लिए। उधर आप गई नहीं, GRF की परीक्षा दी नहीं, नीट वगैरह निकाला नहीं सर। फिर लेकिन आपको मन हुआ कि बीएड कर ही लेते हैं, तो आपने 2022 में शायद दाखिला ले लिया। 22 में नहीं, मतलब 21 में है, इस बार एग्जाम्स हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आया अभी। ओके जी। तो आपने, तो ये इनकंसिस्टेंट है। मतलब लोग पूछेंगे कि भाई एमए किया तो नेट क्यों नहीं दिया, GRF की परीक्षा क्यों नहीं दी, अगर शिक्षा के पेशे में जाने की इच्छा थी, फिर बीएड क्यों किया? तो कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी दिख रही है। उसमें अपनी तैयारी रखिएगा कि कैसे आप उसकी व्याख्या करेंगे, कैसे बचाव करेंगे। ठीक है। और व्यक्तित्व के जो बाकी पहलू हैं, प्रवेश वगैरह ठीक है, आपका एंट्री ठीक है, आप बहुत दबी सहमी नज़र नहीं आ रही हैं, बातचीत आराम से कर रही हैं, प्रश्न सुन के समझ रही हैं। तो जो एक दिलेरी वाला तत्व देखा जाता है कि प्रशासक थोड़ा दिलेर होना चाहिए, वो सब चीज़ें आपके अंदर हैं, अच्छी चीज़ें। ड्रेस वगैरह ठीक है, साड़ी पहन के जाना चाहिए, इस तरह के आप ड्रेस पहन के जाएंगे, वो सब ठीक है। सिटिंग पोस्टर वगैरह ठीक है। आई कांटेक्ट जो देखा जाता है कि आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करें, नज़र मिलाकर, वो सब चीज़ें ठीक है। तो मोटे तौर पर आपको एक तो अपने गैप ईयर की व्याख्या में ध्यान रखना है। जी सर। और अवेयरनेस के लेवल पर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ज्ञान। वक्त है आपके पास, 10-12 दिन का समय है। सर वो मैं नर्वस हो गई थी, मुझे सब पता था, लेकिन वो एग्जैक्ट जो डेट्स हैं वो उसमें और उस समय हो गई तो थोड़ा सा और परिमार्जित करिएगा तो अपने आप जबान पे फिसलते आना चाहिए। बरेली के बारे में जानकारी और थोड़ा सा ले लीजिए। बरेली किस मंडल में है या किस संभाग में है, ये सब थोड़ा सा देख लीजिए। जरी जरदोजी बरेली के अलावा अन्य 5 जिलों में भी मुख्य चीज़ें हैं, वो लिस्ट उसमें मिलता है, लिस्ट एक बार देखिएगा तो देख लीजिएगा।
ऐसे भी सोचना चाहिए कि ODAP खाली अपने ज़िले में क्यों देखना है, पूरे यूपी की प्रशासिका आप बनेंगी, मतलब कहीं भी आप सेवा करने को तत्पर हैं। 75 ज़िले हैं, सबका ODAP में कोई ना कोई प्रोडक्ट तो है ही। तो ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट सर्वाधिक जिलों द्वारा चुना गया है, उसकी एक बारंबारता सारणी बनती है। गणित पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना, सॉरी सर। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना आता होगा ना। जी सर। मान लीजिए जरी जरदोजी जी सर की फ्रीक्वेंसी है 6 या 5 जिलों में है, वैसे ही अन्य प्रोडक्ट्स के अपना फ्रीक्वेंसी देख लीजिएगा, तो वो बना लीजिएगा तो थोड़ा और होलसम हो जाएगा। बाकी यूपी के बजट, यूपी का GDP, ये सब फिगर्स थोड़े से ध्यान रखने, कम से कम लगभग में याद रहने चाहिए। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, जनसंख्या घनत्व, जो भी डेमोग्राफिक फीचर है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। सोशियोलॉजी की छात्रा, MA की छात्रा होने के नाते ये सब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट एज ग्रुप्स में क्या क्या स्थिति है, बच्चों की आबादी कितनी है, अंडर 5 चिल्ड्रन कितने हैं, अंडर 10-15 कितने हैं, उसमें बालिकाएं कितनी हैं। आप जो कह रही हैं कि एनरोलमेंट रेशियो 50% बढ़ाना है, जी सर। तो एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का बेसिक डेटा तो ये है ना कि हमारे पास कितने बच्चे बच्चियां हैं, जी सर। उसमें कितने एनरोल होते हैं, कितने नहीं एनरोल होते हैं, उसको 50% बढ़ाने का, तो बेसिक उससे एसोसिएटेड जो फिगर्स हैं वो थोड़ा आपसे एक्सपेक्टेड होगा, तो थोड़ा सा वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। और चूंकि आप एक ऐतिहासिक स्थान से आती हैं, आपका गांव, आपने खुद ही कहा कि एक ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं, तो वहाँ भी रुक के और चीज़ें पूछ सकते हैं। आपने उल्लेख किया द्रौपदी का किला, जी सर। अब वहाँ रुक कर द्रौपदी का किला कब बना, उसमें आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब भी पूछ सकते हैं, तो वो सब भी तैयार रखिएगा, ठीक है। जी सर। और कोई जिज्ञासा या संशय? सर एक चीज़ और पूछनी थी सर, ये फैक्ट्स जैसे बहुत ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ने की? नहीं, मैंने कोई ज़्यादा कहा नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि आपके अपने पहचान से जुड़े हुए फैक्ट्स, आपकी पहचान, आपका जिला, आपका गांव, आपके गांव से पहचान, आपकी पहचान में ही आपने द्रौपदी के किले का उल्लेख किया, उसी उत्तर से एक प्रश्न निकलता है। तो आप कल्पना करिए कि आप जो भी उत्तर देंगी, उस उत्तर में अगर कोई तथ्य छिपा है तो उससे फिर एक प्रश्न बन सकता है। वो बैठ के थोड़ा इमेजिन करिए कि मैं मुझसे पूछा जाएगा मेरे बारे में, मेरे एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन के बारे में जो भी मैं जवाब दूंगी उसमें क्या क्या प्रश्न फिर निकलेंगे, ये सोच के प्रश्नावली बना लीजिए। ओके सर। ऑल बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।